राम राम जी। सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास। आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। हमेशा की तरह मेरे साथ अवनीश भाई हैं, अवनीश पीएन शर्मा जी, फाउंडर एंड एडिटर ऑफ प्रारब्ध.in। अवनीश भाई राम राम। प्रणाम बाबा जी, सभी दर्शकों को भी राम राम जी सर। अवनीश भाई, ठीक वैसे ही जैसे किसी जमाने में जियाउल हक ने भुट्टो पर एक फर्जी मुकदमा चला के उनको मृत्युदंड दे के फांसी पे लटका दिया था, ठीक वैसी ही एक मृत्युदंड दिया गया है शेख हसीना को, जो कि इस समय भारत में निर्वासित जीवन जी रही हैं। वैसा ही एक शैम ट्रिब्यूनल, इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल, जो कि किसी जमाने में इन्हीं शेख हसीना के पिताजी की का जब पूरे परिवार का जब मैसेकर हुआ था, तो उनको ट्रायल चलाने के लिए जो ट्रिब्यूनल बनाया गया था, उसी टाइप का एक ट्रिब्यूनल रिवाइव किया है मोहम्मद यूनुस ने। मोहम्मद यूनुस जो कि ना इलेक्टेड है, ना उनके पास कोई वैधानिक वो है, कोई मान्यता, परंतु वो सिलेक्टेड है किसी एक विशेष ग्रुप द्वारा जो कि विदेश में कहीं बैठा है। और वो शेख हसीना को उनके अनुपस्थित रहते हुए उनको किसी किस्म की सफाई का मौका न देते हुए उनको मृत्युदंड की सजा सुना रहा है। इस पे हमारे देश के कुछ लोग पिछवाड़े पे गुलाल पोत के नाच रहे हैं। आज भी ये कहा जा रहा है आज कि बिहार के रिजल्ट के बाद एक बार फिर सिद्ध हो गया कि वोट चोरी हुई है, एंड द डेमोक्रेसी इज अ शैम, एंड द जेनजी शुड कम ऑन द रोड्स। जिस दिन संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा, उसी दिन कांग्रेस दिल्ली में लाल किला मैदान, सॉरी कौन, रामलीला मैदान पर एक बहुत बड़ी सभा करने जा रही है वोट चोरी के खिलाफ। और जो 10 पत्रकारों का एक समूह 1 महीना ट्रेनिंग लेके आया है यूएसए में, उन्होंने एक नया शिगुफा छेड़ा है। वो एक प्रेशर बना रहे हैं कि यदि वोट चोरी है, यदि ईवीएम हैक है, सब कुछ है, तो आप लोग चुनाव में भाग क्यों ले रहे हैं? चुनाव का बहिष्कार कीजिए, एमएलए लोग शपथ न लें, हर चीज का बहिष्कार हो, डेमोक्रेसी का बहिष्कार हो, इलेक्शन कमीशन का बहिष्कार हो। तो सर, विपक्ष राहुल गांधी क्या सपने ले रहे हैं कि ऐसे ही किसी दिन वो भी नेपाल और बांग्लादेश करके मोदी को फांसी पे लटका के खुद गद्दी पे बैठ जाएंगे? क्या ऐसी कोई शेख चिल्ली के ख्वाब, कुछ कुछ प्लानिंग आपको समझ में आ रही है कुछ? जी सर। सर सबसे पहले तो ये, अगर इस तरह का कोई ख्वाब है या इस तरह की कोई संभावना है और इनकी ऐसी मंशा है, तो सर ये शेख चिल्ली का ख्वाब नहीं हो सकता। ये तो हत्यारों का ख्वाब है, अपराधी का ख्वाब है। ये तो हत्यारे का ख्वाब है सर। ये शेख चिल्ली थोड़ी ना। शेख चिल्ली तो ठीक है, प्रहसन वाली बात है, और इनसे ये अपेक्षा की जा सकती है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने इस देश में संविधान की हत्या की इमरजेंसी लगाई है। एक ही घटना इमरजेंसी की है जिसको आप इस तरह की सो कॉल्ड तानाशाही कह सकते हैं। तो पहला तो ये शेख चिल्ली नहीं है, और ये खतरनाक इरादे वाले सपने हैं, अगर हैं तो आगे अगर बात करेंगे अभी। लेकिन सर उससे पहले आपने अभी कहा कि जेनजे उतर जाए इनकी कल्पना है, बांग्लादेश हो जाए भारत में इनकी कल्पना है, नेपाल हो जाए इनकी कल्पना है। सर भारत में जेनजे उतर चुका है सड़कों पर। राहुल गांधी की मंशा पूरी हो चुकी है। मैंने 2 दिन पहले अपने चैनल पर यह बात की कि राहुल गांधी आप कहां हैं? आप जो जेनजे सड़कों पर उतारना चाहते थे, वो जेनजी सड़क पर उतर चुका है। 2 उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको सर। सबसे पहले उदाहरण आपको नॉर्थ ईस्ट से दे रहा हूं कि अरुणाचल में किस तरीके से जेनजे उतरा है। अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनस यूथ ऑर्गेनाइजेशन
इसके अध्यक्ष है बिल्कुल युवा नौजवान तारो सोनम लियाक। तारो सोनम लियाक का एक वीडियो जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये मेरे मोबाइल में है। मैं जरा इसको आपके दर्शकों को सुनाता हूं कि कैसे अरुणाचल में राहुल गांधी की इच्छा अपेक्षा अनुसार जेनजी सड़क पर उतर चुका है। जरा दर्शक सुने। जब 5 वक्त आप नमाज पढ़ता है, पंजा का नाम है, वो तो मेडिटेशन है ना। उसमें आपका दिल दिमाग शांति होना चाहिए। वो 5 वक्त नमाज का पढ़ने का बाद भी उसका दिमाग में एक शैतान जाग के बैठता है। और ये लंपिया तुमको हम सीधा बोलता है, किसी गंदा में हाथ रख के गोली चलाने का बात मत करो। आप प्रवोक कर रहे हो उल्टा। आप लोगों को 7 दिन का समय दो, एक को यहाँ से बोल्डर से निकाल के रखेगा, हटा देगा हम लोग यहाँ से, कदे देगा यहाँ से, तब टाइम नहीं लगेगा। हम लोग दिल्ली रेड फोर्ट में एक बड़ा धमाका हुआ है। वो क्या आदमी था? वो हिंदू था क्या? वो मुस्लिम ही है ना। सर, ये अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनस यूथ ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष युवा तारो सोनम लियाक 8 महीने पहले से ईटानगर में अवैध मस्जिदें, कब्जा करके बनी हुई मस्जिदें और इस ऑर्गेनाइजेशन के हजारों हजार युवाओं ने पूरे अरुणाचल प्रदेश का सघन सर्वे किया है। एक एक गांव, एक एक तालुका की इनके पास जानकारी है और इनके अनुसार 2000 अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्यास प्रतिदिन अरुणाचल प्रदेश में इनक्रोच कर रहे हैं, घुस रहे हैं, खड़े हो चुके हैं, ये उतर चुके हैं सड़कों पर, ये गांव गांव जा रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और अभी जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने बात सुनी, कभी आपने सर आदिवासी मुस्लिम नाम सुना है? सुने हैं कभी सर? दर्शक भी जरा कमेंट करिएगा, कभी आदिवासी मुस्लिम नाम सुना है आपने? मुस्लिम कब से इस देश में आदिवासी होने लगा? हाँ, ये अलग बात है कि वामपंथी और कांग्रेसी गिरोह ने आदिवासियों के बीच में ये भ्रम फैलाने का प्रयास किया, उनसे कहलवाया है बहुत बार जबरिया। अभी भी कभी कभी सुनने को मिल जा सकता है कि आदिवासी दरअसल हिंदू नहीं होता। लेकिन आदिवासी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन एक अरुणाचल प्रदेश में खड़ी की गई और उसने कहा कि नहीं साहब, ये अवैध नहीं है और आप लोग इनको मत लो, निकालो युवाओं, हम आदिवासी मुस्लिम हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के ये इंडिजिनस, वहां के ट्राइबल्स के लोग खड़े हो गए हैं और ये एवरेज उम्र इनकी 20 से 22 साल के बीच की है। राहुल गांधी जी ही उतरना चाहते थे ना, और इन्होंने कहा है कि एक एक को खदेड़ेंगे, 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। और ये गांव गांव जा रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, भगा रहे हैं। दूसरा जेनजी सर 29 साल का है, लड़का, युवा, बागेश्वर धाम के संत, 29 साल की उम्र है। लाखों लाखों लोगों के साथ सड़क पर उतरे वृंदावन में। अभी 3 दिन पहले उनकी यात्रा समाप्त हुई। उस यात्रा का नाम था सनातन हिंदू जागृति यात्रा, एकीकरण यात्रा। मैं बधाई देता हूं राहुल गांधी को कि उन्होंने जेनजी के सड़क पर उतरने का जो ख्वाब पाला था, जो आह्वान किया था, वो सच साबित हुआ। मैंने 2 उदाहरण दिए, एक उत्तर भारत से और दूसरा मैंने सुदूर पूर्वोत्तर से दिया। सर, भारत में जेनजी उतरने का ये स्कोप है। अगर भारत में जेनजी उतर रहा है, और आप क्या समझते हैं यार, अरुणाचल प्रदेश से उठे हुए ये जो नौजवान हैं हमारे, वो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में सीमित रहेंगे? नहीं, ये आग त्रिपुरा जा रही है। ये क्रांति की अपने आइडेंटिटी को, अपनी डेमोग्राफी को बचाए रखने की ये मुहिम त्रिपुरा जा रही है, ये नागालैंड जा रही है, मणिपुर जा रही है, ये मिजोरम जा रही है, ये असम में तो ऑलरेडी हेमंता एक काम कर रहे हैं। ये जागृति है। प्रकृति यहां युवा आंदोलन की इस रूप में है। एक तरफ बागेश्वर के संत धीरेन्द्र, 29 साल के युवा, और दूसरी तरफ ये 22 साल 24 साल के युवा। राहुल गांधी क्यों नहीं स्वागत करता? मैंने तो 3 दिन पहले वीडियो बना के कहा, राहुल गांधी कहां हो? तुम्हारे इच्छानुसार जेनजी भारत में उतर चुका। सर, ये बांग्लादेश और नेपाल दोहराने की बात करते हैं। इसकी दादी ने एक बार इस देश में लोकतंत्र को मारा है और तानाशाह बन के बैठी थी, उसके बाद उसका क्या हश्र हुआ इस देश में इसने देखा नहीं। हम जानते हैं कि ये मान बैठा है
कि ये लोकतांत्रिक परंपरा से, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़के नरेंद्र मोदी को कभी हरा नहीं सकता, भारत की राष्ट्रवादी राजनीति को कभी हरा नहीं सकता। और नरेंद्र मोदी तो चलिए सर 70s में चल रहे हैं, ये इस बात के लिए भी सब्र कर जाता है, ये अधेड़ जो अपने आप को अभी भी लांच होने और राष्ट्र बालक के रूप में जी रहा है, मुझसे भी 1 साल उम्र में बड़ा है, ये एक बार इस बात की प्रतीक्षा भी कर लेता कि स्वाभाविक रूप से रिटायर हो जाए नरेंद्र मोदी, तब हम कर लेंगे। लेकिन ये जानता है कि 2014 से भारत जिस रास्ते पर चल पड़ा है ना सर, अभी तो चाय वाला है, फिर गाय वाला बाकी है, और एक लंबी पौध तैयार हो गई है, और उसके सबसे ऊपर भारत का जनमानस तैयार हो गया है कि बेटा अब तुमको मौका नहीं देने वाले। जी अवनीश भाई, अभी जो बिहार का रिजल्ट आया है उसके डाटा की अगर आप थोड़ा सा सूक्ष्म अगर स्टडी करें तो कांग्रेस का जो अपना वोट है, गठबंधन का नहीं, जिन सीटों पे वो चुनाव लड़ी वहां पे आरजेडी का वोट जो उसको शिफ्ट हुआ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। कांग्रेस का जो अपना वोट है वो नोटा से और अन्य छोटी पार्टियों से भी बहुत कम है। मैं मैंने आपको समझता हूं उसी कि दिन एक जब हम लोग चुनाव का विश्लेषण कर रहे थे, तो मैंने आपको ये नोटिस में लाया था कि सर एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस का वोट शेयर जो है वो नोटा से भी नीचे है, और बाकी छोटी पार्टियों से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो सर अपना जनाधार बिल्कुल खो चुके हैं और खोते जा रहे हैं, और देश को में अर्बन नक्सलिज्म, राष्ट्र को, राष्ट्र की सभी संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ भड़काना, लोकतंत्र के खिलाफ, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ, लोकतांत्रिक पूरी व्यवस्था के खिलाफ भड़काना, असंतोष पैदा करना, और शेख हसीना के शैम मुकदमे और मृत्युदंड को सेलिब्रेट करना, और एक तरह से भारत सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश करना कि शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेज दिया जाए मरने के लिए। अच्छा सर, अब जरा मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, जो अभी लेटेस्ट, क्योंकि देखिए मैं ये जो दरबारी मीडिया है ना, ये क्या बोल रहा है, कहां से बोल रहा है, इसको स्टडी करता हूं तो मुझे समझ में आता है कि ये डीप स्टेट के जो गुर्गे हैं, इनकी सोच अब कहां है। सर अब इन्होंने लेटेस्ट जो है ना चुनाव प्रक्रिया का बहिष्कार करने का दबाव बनाना शुरू किया है कि नहीं, अगर अगर वोट चोरी है तो आप चुनाव में भाग ही मत लो, चुनाव में अगर भाग ले लिया है तो शपथ मत लो, सामूहिक इस्तीफे दे दो। सर ये हम ये समझते थे कि बिहार के इस चुनाव के रिजल्ट के बाद इनका वोट चोरी का जो राग है ये थोड़ा सा हल्का पड़ेगा, मैं तो देख रहा हूं ये नेक्स्ट लेवल पे ले गए हैं। सर ये बताइए, जी इनकी बात को बाय कौन कर रहा है? कोई टेकर है? कोई टेकर है सर? नहीं ना, नहीं ली जा रही इनकी बात को सीरियस। और एक चीज और बताऊं सर, ये चाहे अपने इकोसिस्टम को, चाहे अपने विदेशी आकाओं से, चाहे डीप स्टेट से, चाहे किसी से कितना भी गवर्न हो, आप कहीं का भी खेत, खाद, पानी, बीज, सारा कुछ लेके चले आइए। जिस जमीन पर आप फसल उगाना और काटना चाहते हैं वो जमीन तैयार होगी तब ना। भारत की प्रकृति ये नहीं है। इसीलिए इस आदमी के दादी इंदिरा गांधी का एक कलंक, उसके बाद फिर दूसरा कोई मौका नहीं आया। अब ये इस देश की सेना के प्रकृति को नहीं जानते। इस देश का लोकतंत्र इतना मजबूत। और मुझे एक चीज बताइए सर, ये वही बेहुदे और बेशर्म लोग हैं ना जो नरेंद्र मोदी को अमेरिका का वीजा न मिले इसके लिए पत्र लिखा करते थे और कहते थे कि इतने जज, इतने आईएएस, इतने बुद्धिजीवी, इतने फलाने, इतने ढिकानों ने पत्र लिखा है। इन्हें शर्म नहीं आती इन बेशर्मों को? 270 के लगभग ऐसे प्रबुद्ध लोगों ने
पत्र लिखा है और पत्र लिखे ये कहा कि राहुल गांधी इस तरह की बदतमीजी या तुम और तुम्हारा इकोसिस्टम करना छोड़ दो, देश की संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर सवाल उठाने छोड़ दो। क्या वो आम लोग हैं सर? वो प्रबुद्ध लोग हैं। आईएएस, उसमें नौकरशाह लोग हैं, उसमें जजेस हैं, उसमें बड़े बड़े ऐसे अधिकारी हैं सर। सवाल यह है कि हमारे साथ खतरे कौन से हैं, इस पर तो हम बात करें, लेकिन उसी के साथ सर एक चीज मैं बताऊं, इनकी संभावनाएं, इनके सभी ऐसे नकारात्मक भ्रूणों की हत्या इस देश का मतदाता लगातार कर रहा है। बिहार ने क्या किया है? बिहार ने वोट चोरी के इनके पूरे कॉन्सेप्ट को, उसकी भ्रूण हत्या कर दी। और सर ये तो चिल्लाएंगे ही, लेकिन इनके चिल्लाहट को सुन कौन रहा है? और आज के भारत को कोई विदेशी ताकत बांग्लादेश की तरह कंट्रोल करेगी क्या? ये इस मुगालते में है। मैंने कहा तो धीरेन्द्र शास्त्री के साथ जो लाखों लाख लोग चले हैं, अगर एक आह्वान पर उन्होंने दौड़ा लिया तो वो कौन सी जेनजी हो और किसके पीछे दौड़ेगी वो, जो इस भारत की भूमि को बर्बाद करने की कोशिश करेगा। सुदूर पूर्वोत्तर में, जिसको कि एक समय कांग्रेस के रिजीम में और इस पूरे इकोसिस्टम ने ये एक भ्रम फैला के रख दिया था कि अरे साहब, और उस लपेटे में हमारे राष्ट्रवादी भी आ गए थे, हिंदू भी आ गए थे कि साहब वहां तो सब ईसाईकरण हो चुका है और वहां का जितना ट्राइबल है सब ईसाई हो गया है, वो हिंदू है ही नहीं। ये कौन है जो अरुणाचल में उठ के खड़े हो गए हैं और बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को भगा रहे हैं? मैं चैलेंज करता हूं राहुल गांधी के इकोसिस्टम को कि अब जरा मणिपुर की एक बात उठा के जरा दिखाए, कहां गया मणिपुर? मर गया इनके लिए या ये मर गए मणिपुर के लिए? सर एक चीज बताऊं, ये दर्जन भर अपने मनरेगा मजदूरों, अपने गुलाम गोदी में खेलते हुए इन सो कॉल्ड सुपारी जर्नलिस्टों को अमेरिका नहीं मंगल ग्रह पे भी भेज दें। सवाल यह होता है कि दुनिया भर का, आप मुझे ये बताइए, हजारों हजार किलो आरडीएक्स और इतना बड़ा विस्फोटक इस देश में धमाका करने के लिए लाया गया था ना, आ गया था, मैं मानता हूं आ गया था, फिजिकली आ गया था, लेकिन उसका एक अंश भर एक्सीडेंटली वो भी फूटा ना सर, और भागते हुए फूटा ना, वो विस्फोट तो नहीं हो पाया ना। वहां कश्मीर के थाने में इतना जब्त था, हजारों हजार, वो डिफ्यूज करते समय फूटा ना सर। इसी तरीके से राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम, इसकी तमाम नकारात्मकता, इसके विदेशी आकाओं के वो तमाम जहर इस देश में 2014 से अपनी छाती पीट रहे हैं, लेकिन वो फूट नहीं रहे हैं, उनका कोई टेकर नहीं है। और ये 2014 से जब बदलाव हो गया उसके बाद 2019 में और थप्पड़ मारा, 2024 में फिर थप्पड़ मारा, और 2024 में जो थोड़ा बहुत अपने वो कथित बेवकूफियों की वजह से एक संख्या थोड़ी सी कम आई, उसका नतीजा है कि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद के सारे जरा विधानसभा चुनाव जो अब तक हुए हैं, जरा उनके परिणाम को देख लीजिए। और बिहार तो सर, बिहार ने वो रास्ता खोला है जिस रास्ते पर चल के अब इनके इन तमाम नकारात्मक इरादों की हत्या हो जानी है। मैं हत्या जैसा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं नहीं जानता कि इस विम्ब को यूट्यूब कैसे ले लेगा, लेकिन मैं इसको विम्ब के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूं। सवाल यह है सर कि ये कोशिशें करते रहेंगे, ये राक्षस हैं। और इसीलिए याद होगा जयपुर में जब हम लोग जेडी पे बैठे हुए थे, मेरा लास्ट सेशन था शत्रुबोध और शत्रुनाश। मैंने उसी समय कहा था, शहजाद पूनावाला वहां बैठा हुआ था, शहजाद नहीं, तहसीन पूनावाला मेरे बगल में बैठे हुए थे। मैंने उसको बिल्कुल साधे सीधे मैंने संबोधित करते हुए कहा था कि भारत में अगर कोई ये गलतफहमी में है कि कांग्रेस इस देश में विपक्ष है, राजनीतिक विपक्ष है, तो नहीं, भारत में कांग्रेस एक राजनीतिक शत्रु है और ये देश इस राजनीतिक शत्रु का लगातार विनाश कर रहा है और करता रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, इनके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा सर। और इन्होंने कब मोदी के लिए फिरोजपुर के फ्लाईओवर पर क्या किया सर? इन शक्तियों ने मर जा मोदी क्या है था सर, मोदी तेरे कब्र खुदेगी, क्या क्या नहीं कहा है सर। तो इनका प्रयास जारी रहेगा। 100 बात की एक बात, इनके बाप में दम नहीं है सर कि भारत में इस तरह का कुछ करके दिखाएं, क्योंकि भारत के करोड़ों भारतीय खड़े हैं
अरुणाचल का युवा खड़ा है, दौड़ा लेगा और ये नेपाल जैसे भागते हुए दिखाई देंगे, जिस तरीके से वहां पक्ष और विपक्ष के सारे नेपोकिट्स के साथ हुआ था। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों के साथ जो लाखों लाख लोग चले हैं युवा, वो दौड़ा लेंगे, इनके दिमाग से हो जाएंगे। इनकी औकात नहीं है सर कि भारत में कभी बांग्लादेश या शेख हसीना जैसे सपने देख सके। अवनीश भाई, मैं आज की चर्चा को कंक्लूड करने से पहले दर्शकों का ध्यान एक और चीज, घटना पे आकृष्ट करना चाहूंगा। कांग्रेस ने सोनिया जी ने यूएनएचआर की फॉर्मर हेड मिशेल बैकलेट को एक शांति पुरस्कार दिया है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। और पुरस्कार देते समय, ये मेरे हाथ में वो फोटो है, ये लेडी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए। ये वो महिला है जो अपने कार्यकाल में इसका भारत विरोधी स्टैंड जगजाहिर था। ये कश्मीर में भारत को ऑक्यूपेंट, जबरदस्ती कब्जा करने वाली फोर्स के रूप में डिस्क्राइब करती थी। इसने सीएए को चैलेंज किया, उस पर विरोध किया कि ये भारत में अल्पसंख्यकों का जो है वो उत्पीड़न हो रहा है। सीएए को इस तरीके से प्रस्तुत किया और इसका भारत विरोधी स्टैंड जग जाहिर है। उसको सम्मानित कर रही है कांग्रेस। एक और दो बहनें एक दूसरे को सम्मानित कर रही हैं सर, दो बहनें, भारत के दो शत्रु, भारत की दो शत्रु महिलाएं, दो शत्रु विचारधारा, दो शत्रु राजनीतिक दल के लोग एक दूसरे को सम्मानित कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं राजनीतिक विपक्ष कांग्रेस नहीं है, ये शत्रु है भारत की राजनीतिक रूप से। जैसे दुश्मन और तरीके के होते हैं ना, सीमा के उस पार इधर उधर, ये राजनीतिक शत्रु है। कश्मीर में भारत को ऑक्यूपेंट बताता है सर। उस वेबसाइट का क्या है जिसको डीप स्टेट चलाता है, जॉर्ज सोरोस की उस वेबसाइट जिसमें सोनिया की आज भी तस्वीर है। तो सर इनके तो इरादे बिल्कुल जग जाहिर है। मैं यही तो कह रहा हूं, इनके पाप गिनाते गिनाते आप थक जाएंगे। हम लोग सर, दर्शक नीचे गिनाते गिनाते थक जाएंगे, लेकिन इनके पाप की लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। अमरीश भाई, हाँ, जनता ईवीएम जो असली चीज क्या होती है, मैं और आप हमेशा एक बात करते हैं कि जनता के हाथ में देखो सिर्फ एक चीज है, दो। उससे तो इनका औकात बहुत कायदे से बता रही है। इनको 1.5% पिला दिया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इनके पास खतरनाक सपने सजाने, एक्चुअली ये मनोरोगी हो गए हैं। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, कांग्रेस का नेता, कांग्रेस का युवराज, ये मां, राजमाता जो भी कह लीजिए, ये सब मनोरोगी हो गए हैं। और अगले ने ये मान लिया है कि वो राजनीतिक रूप से लड़ाई नहीं लड़ सकता। साथ में कोशिशें इसके मास्टर और ये लगातार कर रहे हैं, लेकिन जनता है कि दो उंगलियों से ऐसा जवाब दे रही है कि इनका तन मन बिल्कुल सीधा हुआ चला जा रहा है। और ये जारी रहेगा सर, क्योंकि एक ऐसा फुटप्रिंट तैयार हो रहा है कि 2027 के बाद या उसके बाद वो अंतहीन सिलसिला है सर, वो अंतहीन सिलसिला है। और मैं और आप सर उम्र के जिस पड़ाव में हैं, ईश्वर जितनी भी उम्र दे, 50 से ऊपर तो हो ही चुके हैं, आप तो हमसे भी बड़े हैं, लेकिन इतना तो सत्य है सर कि 65 साल की कांग्रेसी इकोसिस्टम वाली सत्ता के खिलाफ अब 65-70 साल की एक राष्ट्रवादी सत्ता का फुटप्रिंट तैयार हो चुका है। ये किसी गलतफहमी और मुगालते में न रहे। बिहार वो चावल है जिसने बता दिया है कि कौन सी वो पूरी खेप तैयार हो रही है। ये बिहार ने बताया, मैं बता रहा हूं आपको सर। आज की चर्चा को यही कह के कंक्लूड करूंगा कि अपने अंदर वो जो शत्रुबोध है उसको जागृत कीजिए और इस देश की, हिंदुओं की, भारत माता की जो सबसे बड़ी शत्रु है वो कांग्रेस है। वो किसी भी हद तक गिर सकती है सत्ता के लिए, इसको पहचानते रहें। अवनीश भाई, आपने समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय जय श्री राम, प्रणाम सर।